हेलो एवरीवन, हम लोग ऑप्टिक्स में 4 या 5 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी देख रहे होंगे। तो उसमें प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में। प्लेन मिरर से जो इमेज बना था उसके प्रॉपर्टी के बारे में। लास्ट जो पॉइंट था हमारा वेलोसिटी के बारे में बात किया गया था। तो वेलोसिटी को थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं। देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में ही आ रहा है, उसको थोड़ा वेलोसिटी से और कुछ निकल के आ सकता है, उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो पॉइंट है वेलोसिटी का, लेकिन थोड़ा डिटेल में। वेलोसिटी ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड या वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। इमेज के वेलोसिटी के बारे में एक पॉइंट तो आपको कल डिस्कस किया गया था। वो पॉइंट ऐसा था कि यहाँ पे मिरर फिक्स था, मिरर फिक्स है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया था। मान लीजिए कि पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है वो, और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इमेज दिखाए थे आई। अगर ये ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से इधर चलना शुरू करे तो इसका इमेज भी इधर चलना शुरू करेगा, क्योंकि जितना वेलोसिटी से, जैसे हम मान लें कि भी वेलोसिटी ले रहे हैं, भी का कुछ वैल्यू ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पे आगे चल जाएगा। मतलब यहाँ से डिस्टेंस घट रहा है, मिरर से डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज होना चाहिए। तो जितना वेलोसिटी से ये इधर आएगा उतना ही वेलोसिटी से इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो अगर प्लेन मिरर फिक्स है, अगर ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किधर हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। देखिएगा, ये मिरर से कितना डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो 90 डिग्री। तो अगर परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी करेगा, और जितना वेलोसिटी से करेगा उतना ही वेलोसिटी से करेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर इसी में हम इस तरह से सोचें कि अगर ये ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रहा है, मान लीजिए भी वेलोसिटी से, तो अगर अवे फ्रॉम द मिरर ही जा रहा है तो 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए कि भी मीटर जाता है तो इसका इमेज भी इस साइड जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो प्लेन मिरर से इक्वल होना चाहिए। तो इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से सेम ही चीज़ है। अगर प्लेन मिरर फिक्स है और उसके परपेंडिकुलर में हम ऑब्जेक्ट को मोशन करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो जितना वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही होगा इमेज का। वो आप डायरेक्शन देख लीजिएगा कि मिरर के तरफ जा रहा है कि मिरर से अवे जा रहा है। दोनों केस में आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे बताया गया था रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज क्या है, तो इसको लिखते हैं हम VO माइनस VI। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा माइनस V, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा प्लस V। ये भी सेम वेलोसिटी से जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस V। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2V। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा VI माइनस VO। VI कितना है, V पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये है क्या, नेगेटिव डायरेक्शन। तो V माइनस माइनस V, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे भी देख लीजिए मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। अभी माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें अगला पॉइंट क्या है कि सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा है। जैसे प्लेन मिरर रखा हुआ है उसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को भी वेलोसिटी से मूव करा दें, तो कोई पूछे कि बताइए इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो इमेज भी सेम वेलोसिटी से जाएगा। जितना वेलोसिटी से ऐसे ऊपर जाएगा उतना ही वेलोसिटी से ऊपर ये भी जाएगा। तो ये भी पॉइंट वही है, सेम सेम है। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और मिरर फिक्स है तब क्या सिचुएशन बनता है। अगला पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं और अगर एंगल पे हो, वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर एंगल पे हो तो एंगल वाला कंपोनेंट लेंगे। जैसे अगर कोई बोले कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल बोल दे कि 30 डिग्री है, तब बोलेगा कि बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इमेज का क्या होगा। ऑब्जेक्ट का दे दिया और इमेज का पूछेगा, तो यहाँ से आपको सिखाया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा V cos थीटा होगा,
मतलब v cos 30 डिग्री, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin 30 डिग्री। तो ये वाला आंसर दे सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो ऐसा भी सवाल आपको मिल सकता है। ये सब जो भी कॉन्सेप्ट अब आ रहा है वो बोर्ड लेवल नहीं है, ये कोई आप एक कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये काम देने वाला है। बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहले जो चारों को बताए थे कि इक्वल साइज का होता है, लेटरली इन्वर्ट करता है, जितना डिस्टेंस पे होता है उतना ही डिस्टेंस पे होता है। तो वो सब छोटा छोटा पॉइंट है जो बोर्ड में पूछा जाता है। ये सब जो सवाल है वो मेडिकल जेईई में आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब दूसरा कंडीशन में इसका क्या होता है कि मिरर इसका मूव करेगा, इसका जो मिरर है वो मोशन में होगा। मान लीजिए पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं, अगर मिरर को मोशन में ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स करेंगे, बोला गया कि क्या ऑब्जेक्ट ये फिक्स है, मिरर मूव कर रहा है। तो मिरर का मोशन भी दो तरह का हो सकता है। एक क्या होगा मोशन इसका कि जिस डायरेक्शन में ये जिस तरह से ये अलाइंड है, रखा हुआ है, उसी के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब मिरर ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ मिरर है v m, अब इसको हम डिनोट करते हैं v से। तो इस डायरेक्शन में अगर मिरर को हम मूव करवा दें, ऑब्जेक्ट अगर फिक्स है, तो पूछेगा कि बताइए इमेज का क्या वेलोसिटी होगा। तो इमेज का पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। इमेज जितना डिस्टेंस पे है, अगर x पे है तो इमेज भी कितना पे रहेगा, x पे रहेगा। ओ का इमेज I बन गया। अगर मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मिरर यहाँ से चल के मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया है। इस डायरेक्शन में हम दिखाते हैं थोड़ा मोशन, नीचे से ऊपर चला गया है, पहले यहाँ तक था, अब ये यहाँ पे चला गया है। तो क्या इमेज का पोजीशन बदल जाएगा? तो नहीं, इमेज का पोजीशन नहीं बदलने वाला है। अगर मिरर अपने प्रीवियस पोजीशन से उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है तो जहाँ पे इमेज था वहीं पे इमेज रहेगा। तो एक कंडीशन इसमें बनता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि मोशन तो हुआ नहीं। हम मोशन किसको कराएं? मिरर को। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के जो भी सिचुएशन था, इसका जो भी इसका पोजीशन था, उसमें कोई चेंज आया? तो नहीं आया। तो अगर उसका चेंज नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? 0 है। अगला पॉइंट में क्या बोला जाएगा कि वेलोसिटी जो है मिरर का मोशन में तो है, मिरर मोशन में है, लेकिन वेलोसिटी जो होता है इसके अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कि ये शिफ्ट होकर इस पोजीशन पे आ गया है। सपोज कीजिए ये मिरर का मतलब पहले वाला पोजीशन है, अब इसका पोजीशन चेंज होकर m डैश हो गया है। अब इसका जो मोशन है देखिए तो किधर हुआ है, तो परपेंडिकुलर टू इट्स अलाइनमेंट। जिस तरह से ये मिरर रखा गया था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहे हैं। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो पूछा जाएगा कि बताइए इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, समझिएगा, उस पर हम क्वेश्चन जब सब टॉपिक हो जाएगा, जैसे प्लेन मिरर को अगर हम कंप्लीट करा दिए, तब प्लेन मिरर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हमको मतलब यहाँ पे करा सकते हैं उतना क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। 2-3 पहले बताए वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। अभी यहाँ वाला ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर मिरर का मोशन परपेंडिकुलर है टू इट्स अलाइनमेंट, मतलब जिस तरह से मिरर रखा गया था उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका मान लीजिए फाइनल पोजीशन है। कुछ वाई डिस्टेंस इसको हम मूव करा दिए हैं, डिस्टेंस यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। तो मान लीजिए कि किसी पोजीशन पे किसी टाइम पे हम मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से मोशन करके यहाँ पे आया तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, हम मान लेते हैं कितना शिफ्ट हुआ, y। अब बताइए कि पहले ये ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन से डिस्टेंस x था, अब इसका न्यू पोजीशन ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना रह गया, तो पहले x था, तो x में से घट कितना गया, y। तो हम बोलेंगे कि x माइनस वाई होगा। क्लियर? अगर इस पोजीशन पे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x माइनस वाई है, मतलब यहाँ से अगर देखें तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होना चाहिए, x माइनस वाई होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए ये डिस्टेंस हो गया x माइनस वाई। पहले दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, तो इनिशियली था 2x, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2x। अब फाइनली कितना है, तो 2x माइनस 2y। फाइनली जो डिस्टेंस है, फाइनली जो सेपरेशन है 2x माइनस 2y। तो हम बोलेंगे कितना का चेंज आया, डिस्टेंस में कितना का चेंज आया, तो इनिशियल में से इसको घटा के देखिए, तो पहले था 2x, अब कितना आया, तो 2x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, तो 2x कैंसिल, अब सेपरेशन कितना आ गया, 2y। मतलब हमको क्या दिख रहा है कि पहले जो इमेज का डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट से वो 2x था, और जो फाइनल पोजीशन पे था वो 2x माइनस 2y था। तो बताइए कि इमेज कितना शिफ्ट हुआ, तो कितना शिफ्ट हुआ, 2y। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली याद रखिए कि अगर प्लेन मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है, या y डिस्टेंस सेपरेट नहीं, मूव हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है,
तो कोई पूछे कि बताइए प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा था वो कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, तो बोलेंगे कि अगर प्लेन मिरर y से हुआ है तो इसका इमेज कितना से होगा, 2y से होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का कंडीशन बनता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आपको सब कुछ जितना भी पॉसिबल कंडीशन था सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अच्छे से देखिएगा, नोट्स अपना बना लीजिएगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रोटेशन, कि अगर देखिएगा इसके बाद है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगला जो हेडिंग है हमारा रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, दोनों मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट को भी मूव करा सकते हैं, मिरर को भी करा सकते हैं, दोनों को कंडीशन लेके चलते हैं। पहला कंडीशन हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बताइए कि इमेज पे कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, x डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज i बनेगा, x डिस्टेंस पे बनेगा। अब कोई बोले कि ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से रोटेट कर दो। अब रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। ये घड़ी के अपोजिट का डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, और ये घड़ी के डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो मान लीजिए कि क्लॉकवाइज में इसको हम रोटेट करवाते हैं, पहले यहाँ था, अब ये ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करवा के थीटा एंगल से यहाँ पे लेके चले गए, तो ये इसका न्यू पोजीशन है, मान लेते हैं ओ डैश है। तो अगर प्लेन मिरर फिक्स है, प्लेन मिरर क्या है, फिक्स है, और उसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करवाते हैं तो बताइए कि इसका इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर इमेज यहाँ पे बना है, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हुआ है तो इसके ठीक सामने इमेज यहाँ पे बनेगा आई डैश, क्योंकि ये सेपरेशन और ये सेपरेशन तो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर एंगल देखना को चाहें हम, तो ये एंगल कितना होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। लेकिन डायरेक्शन देखिए, ऑब्जेक्ट को आप घुमाए थे कैसे, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे इमेज कैसे घूम रहा है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान में यही रखना है कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को हम थीटा एंगल से घुमाएंगे तो इसका इमेज भी थीटा एंगल से घूमेगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इमेज का, जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा, वो ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो इमेज जो हमारा है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एक और एग्जाम्पल से क्लॉकवाइज में देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, इसका न्यू पोजीशन ओ डैश है, किधर मूव किया, तो इस डायरेक्शन में मूव किया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मान लीजिए थीटा एंगल से। अब पहले यहाँ पे था तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, अब यहाँ पे है तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, तो इसको हम आई डैश नाम देते हैं। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये एंगल निकल के आएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए अपोजिट। इसको इधर मूव कराए तो ये इधर मूव किया। तो डायरेक्टली याद क्या रखना है कि प्लेन मिरर अगर फिक्स है और उसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करवा रहे हैं थीटा एंगल से, तो उसका इमेज भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि मिरर को मूव कराइए। इफ मिरर इज मूविंग, अगर मिरर मूव कर रहा है तब बताइए कि इमेज के रोटेशन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इमेज कितना डिग्री से घूमेगा। तो इसका देख लीजिए, देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके सामने क्या बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पे। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा। अब यहाँ से हम इसको रोटेट करवाते हैं। सपोज कीजिए कि ये मिरर का न्यू पोजीशन है, पहले m था अब m डैश। मिरर पहले का पोजीशन m है, अब न्यू पोजीशन m डैश है। मान लीजिए कि जो मिरर घुमा है वो कितना एंगल से घुमा है, तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए इसको थीटा। तो अगर मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करा दें तो आपसे पूछा जाएगा कि इससे जो इमेज बन रहा था वो कितना एंगल से घूम जाएगा। तो इसका रे डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या समझिए कि देखिए पहले वाला जो प्रीवियस पोजीशन था उसके लिए जो लाइन है वो नॉर्मल का काम कर रहा है। अगर इसको ऐसे अज्यूम करें तो अगर इसको रोटेट करवा रहे हैं तो साथ में नॉर्मल भी रोटेट करेगा। अगर न्यू पोजीशन पे इसका नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल कुछ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि ऑब्जेक्ट तो फिक्स है ना, नॉर्मल बदल गया। पहले जो पोजीशन था उसके लिए ये लाइन नॉर्मल का काम कर रहा था, लेकिन जैसे इसको हम रोटेट करवाए तो इसका नॉर्मल भी शिफ्ट हो गया। कितना एंगल से शिफ्ट हुआ होगा, तो ये भी थीटा एंगल से। अगर ये ऐसे समझिए कि ये मिरर का ये कंबाइंड है, ये नॉर्मल है और ये मिरर है, इसको हम ऐसे रोटेट करवाएं तो साथ साथ नॉर्मल भी रोटेट करेगा। अगर इसको हम ऐसे लाएंगे तो नॉर्मल ऐसे जाएगा। क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर ये थीटा एंगल से रोटेट किया है तो इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं कि एंगल कितना है, थीटा है। अब इसका इमेज को देख लेते हैं कि इमेज का क्या पोजीशन है। तो इमेज तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे फिक्स है।
अब इस नया मिरर के लिए, न्यू पोजीशन मिरर के लिए हम बात करते हैं, तो इसका इमेज देखते हैं। तो यहाँ से एक रे को हम ले जाते हैं। अगर यहाँ से रे को ले जाते हैं, अगर ये एंगल थीटा है और ये नॉर्मल है, तो ये जितना एंगल बना के इंसिडेंट किया है उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से इस तरह से ये निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। अब ये रिफ्लेक्टर रे को हम पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे तो इसी पोजीशन पे ना इमेज कहीं पे बनेगा। तो बताइए, अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कराए, किधर कराए, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका इमेज भी किधर रोटेट किया, तो ये भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन एंगल देखिए डबल हो गया। अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसका इमेज भी सेम डायरेक्शन में, पिछला केस में उल्टा था, अभी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डाटा में फर्क है, पिछला में डाटा सेम था कि अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो इमेज भी सेम एंगल से रोटेट करेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा। लेकिन इसमें अगर मिरर को रोटेट करवाएंगे तो जो इसका इमेज है वो डबल एंगल से रोटेट करेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी डायरेक्टली हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, जो मोशन से रिलेटेड चीज था प्लेन मिरर में वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन आपको पता है, या रिफ्लेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी सरफेस के लिए वैलिड होता है, लेकिन एक पॉइंट पे उसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें हो गया, अब इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर, 2 इंक्लाइंड मिरर। अगर ऐसे समझ, क्वेश्चन क्या है ये समझिए पहले। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर, अगर आपके पास 2 प्लेन मिरर इस तरह से दिया गया है, 2 प्लेन मिरर है, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, अपोजिट फेस पे देखिए, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरह से कुछ एंगल पे इसको हम जोड़ देते हैं, इंक्लाइंड एंगल पे। कुछ मान लीजिए कि एंगल कितना है, थीटा, थीटा एंगल पे दोनों को जोड़ देते हैं। अब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। अब आपको बताना है कि दोनों मिरर से टोटल कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगला क्लास में इसका हम डिस्कशन कर देंगे। आप इतना चीज़ को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।